हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा आप समझ सकते हैं, ठीक है। मैथ्स वाले जितने भी बच्चे हैं ना जो जेई करने वाले हैं, उनके लिए मैथ्स सब्जेक्ट में 12th में इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा पोर्शन, कैलकुलस एक बड़ा पोर्शन है जिसमें बहुत डिटेल में इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। नीट के बच्चों के लिए जितना हम अभी डिस्कस करेंगे उतना ही सफिशिएंट है इंटीग्रेशन को जानना। कुछ चीज़ें हम फिजिक्स पढ़ने के साथ साथ आगे सीखते रहेंगे, वो बहुत बेसिक चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का बेसिक हम आज कवर करेंगे, बाकी जैसे आप समझ चुके हैं मैथ्स वाले अलग, नीट वाले अलग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन है क्या, पहले ये बात करते हैं। तो जैसे डिफरेंशिएशन में क्या किया था हमने, याद करो। डिफरेंशिएशन में मैंने बोला था कि एवरेज वेलोसिटी को अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में चेंज करना था तो मैंने क्या किया, वेलोसिटी लिखा था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इस टाइम को मैंने लिखा था लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। क्या इसे ही हमने लिखा था फाइनली डी एस बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी, ये लिखा गया था। तो मैंने क्या किया था, उस टाइम को बहुत छोटी सी यूनिट में तोड़ा था, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, टाइम को बहुत छोटा लिया था। अब इंटीग्रेशन है इसका उल्टा। इंटीग्रेशन मतलब चीज़ों को मिलाना। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, बहुत छोटी चीज़ों को मिला के हम एक बड़ी चीज़ बनाते हैं। सोचो यहाँ पे, जैसे अगर मैं एक कर्व लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, ओके। अब मुझे बताना है कि लेट्स से डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का एरिया बताओ कितना है। तो एरिया कैसे बताऊं मैं, कर्व अगर ऐसा है तो एरिया निकालना आसान है, टाइम एक्सिस के साथ आप एरिया आराम से निकाल सकते हैं। या अगर ये वाई एक्स कर्व था तो हम क्या बोलेंगे कि इस कर्व का एरिया बताइए विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ ये इसका एरिया बनेगा। जब ये एरिया है तो मैं क्या इसको आराम से लिख सकता हूँ, पूरे एरिया को। एक ट्रेपेजोइडल बन रहा है, ट्रेपेजोइडल का एरिया लिखा जा सकता है, कोई खास बात नहीं है। सोचो ये अगर एक ऐसा कर्व होता इस तरीके का, तब भी मैं एरिया आराम से लिख सकता था। ये एरिया एक रेक्टेंगल का, एक स्क्वायर का एरिया आराम से बन सकता है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर कर्व होता कुछ ऐसा और अब आपको पूछा जाता कि इस कर्व का एरिया बताइए विद एक्स एक्सिस, ये एरिया आपको पूछा गया। अब आपके पास ऐसा कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं है जिससे आप डायरेक्ट ये एरिया बता पाओ। यहाँ यूज आएगा इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन क्या कहता है कि अगर मैं एक बहुत छोटे एलिमेंट यहाँ पे ले लूँ, मैंने क्या किया, एक स्ट्रिप यहाँ बनाई, ऐसी एक छोटी सी स्ट्रिप बनाई जिसकी विड्थ कितनी है, डी एक्स। डी आपको याद है ना, जिसको छोटा लिखा जाता है डी से। तो डी एक्स विड्थ की एक मैंने स्ट्रिप बनाई। इस स्ट्रिप को एरिया अगर मैं लिखूँ तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर ये लेंथ लेट्स से y1 है तो ये एरिया कितना हो जाएगा, y1 इंटू डी एक्स, इस स्ट्रिप का एरिया। ऐसे अगर मैं यहाँ एक स्ट्रिप बनाता हूँ ऐसी, सोचो अगर ये लेंथ y2 है और ये भी dx विड्थ का है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, y2 dx। अगर मुझे टोटल एरिया अंडर द कर्व चाहिए, टोटल एरिया ऑफ द अंडर द कर्व मतलब एक्स एक्सिस के साथ, तो टोटल एरिया कितना लिखूंगा, लिखा जाएगा समेशन ऑफ सिग्मा। याद है आपको साइन, सिग्मा यूज होता है समेशन के लिए। तो समेशन ऑफ y ऑफ i dx ऐसा लिख सकता हूँ मैं। मतलब y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx, ऐसे जितने भी आपने स्ट्रिप्स बनाई उन सब का एरिया अगर मैं ऐड कर लूँ तो क्या मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। यस। कितनी स्ट्रिप्स हैं, तो i इक्वल टू 1 to n ऐसा लिख सकता हूँ कि मान लो n स्ट्रिप्स हैं तो एक बार y1 dx लिखेंगे, फिर y2 dx, y3 dx, सबको ऐड करेंगे, सिग्मा का साइन हुआ है, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है कि आपने ये किया, इसमें परफेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। ऐसा सोचो क्यों। देखो अगर मैं इस स्ट्रिप की बात करता हूँ तो ये स्ट्रिप क्या है, क्या ये ऊपर वाला एरिया, ये एरिया जो मैंने शेडेड किया है, क्या ये एरिया इस स्ट्रिप में काउंट होगा क्या। भाई y1 आपका ये था यहाँ तक, ये y1 था, ये ऊपर वाला एरिया तो खाली रह गया ना, इसको आपने काउंट नहीं किया कहीं भी। कैसे हर स्ट्रिप में जो ऊपर कर्व के हिसाब से एरिया आएगा, जैसे यहाँ ये एरिया आएगा, यहाँ ये एरिया आएगा, कर्व के हिसाब से जो भी एरिया आएंगे वो सारे इन स्ट्रिप्स के एरिया में ऐड नहीं होंगे ना।
तो यहाँ इसको ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन का साइन, और इंटीग्रेशन साइन क्या कहता है, इंटीग्रल y dx। क्लियर है? जहाँ से जहाँ तक आपको टोटल एरिया निकालना है वो हम इससे निकाल सकते हैं। जैसे आपको लेट्स से ये बोला गया कि ये x1 है, ये x2 है। x कहाँ से कहाँ तक है, शुरुआत में पॉइंट था इसका x1, फाइनल पॉइंट था इसका x2। तो अगर मुझे टोटल एरिया चाहिए तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन x1 से x2 तक, ये मुझे देगा इस पूरा एरिया ऑफ द अंडर द कर्व। या अगर मुझे कोई छोटा एरिया चाहिए, कोई डिफरेंट एरिया चाहिए, लेट्स से मुझे एरिया चाहिए इस कर्व पे यहाँ से यहाँ तक है, ये एरिया मुझे चाहिए, सिर्फ मुझे इतना एरिया चाहिए, ये पॉइंट है x3, ये पॉइंट x4, तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रल y dx x3 से x4। तो ये जो इंटीग्रेशन का पर्पस है वो क्या था, एरिया अंडर द कर्व निकालना। ठीक है, लेकिन क्यों निकालना पड़ रहा है एरिया अंडर द कर्व, क्या ज़रूरत है हमें उसकी? तो देखो यहाँ से अगर आपको एक कर्व दिया, वेलोसिटी टाइम कर्व, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम कर्व। मुझे बताइए कि वेलोसिटी टाइम कर्व अगर ऐसा है तो यहाँ y की जगह है वेलोसिटी, x की जगह है टाइम, v और t लिख देते हैं इसे। तो जो एरिया मैं लिखूंगा इस कर्व के लिए वो एरिया क्या लिखूंगा, इंटीग्रल v डॉट dt। हुआ ना सही, y की जगह वेलोसिटी v और dx की जगह टाइम हो गया t, इंटीग्रल v डॉट dt। ठीक है, क्या हमें एक बात और पता है कि v को लिखा जाता था ds बाई dt से? रिमेंबर, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ds बाई dt से लिखते थे। अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये ds मुझे मिल रहा है, ds इक्वल टू इंटीग्रल v dt मिला, सॉरी ds इक्वल टू v dt मिला। इस v dt को मैं यहाँ रिप्लेस करता हूँ, मुझे मिला इंटीग्रल ds। और जैसा कि मैंने बताया इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर अपोजिट टू ईच अदर। आप ऐसा मान सकते हैं कि ये दोनों आपस में कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, ऐसा होता नहीं कि कैंसिल कर रहे हैं, फंक्शंस हैं दोनों आपस में, कुछ ऑपरेटर्स हैं ये, लेकिन ऐसा समझने के लिए माना जा सकता है कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। तो आपको फाइनली क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा s या s, डिस्प्लेसमेंट कितना मिला आपको। तो क्या फ़ायदा मिला मुझे, क्या वेलोसिटी टाइम कर्व से मैंने डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया। तो हम मैकेनिक्स में या आगे भी जब आगे चलेंगे दूसरे चैप्टर्स में तो सभी जगह इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन की मदद से हम कैसे एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड कर सकें या कैसे डिफरेंशिएशन से हम फाइंड कर सकें। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी डिफरेंशिएशन होता है तो वो उस कर्व का क्या देता है, स्लोप, dy बाई dx क्या था, स्लोप। और जब भी इंटीग्रेशन होता है तो इंटीग्रेशन क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व। क्लियर है बात। तो ये दोनों बातें आप हमेशा याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन किसी कर्व के लिए देगा उसका स्लोप, इंटीग्रेशन उस कर्व का देगा एरिया अंडर द कर्व। क्लियर है बात। अब हर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, हर फंक्शन का इंटीग्रेशन भी हम नहीं कर सकते, पर हम कुछ बेसिक बातें यहाँ जरूर करेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे, किस टाइप के फंक्शन का किया जा सकता है और क्या क्या उसके फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन का बिल्कुल बेसिक जो फॉर्मूला है, जो हमने डिफरेंशिएशन में जिस फंक्शन को यूज़ किया था, रिमेंबर x की पावर n, तो वो यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए अगर इंटीग्रेशन मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा, अगर y है ऐसा x की पावर n जैसा और मुझे निकालना है इंटीग्रल y डॉट dx, तो मैं लिखूंगा इंटीग्रल x की पावर n dx। यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए कि ये जो फंक्शन है x और ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। जैसे हमने वहाँ क्या लिखा था डिफरेंशिएशन में, अगर ये था ना dy बाई dx तो मैं लिखता था d बाई dx ऑफ y की जगह x की पावर n। तो मैंने बोला था ना कि ये x और यहाँ भी x, तभी आप डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। ऐसा यहाँ भी एक इंटीग्रेशन के लिए भी ये दोनों वेरिएबल एक जैसे होने चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे x की पावर n+1 बाई n+1 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये इसका फाइनल फॉर्मूला होता है। तो याद रखिएगा, इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज होती है और डिवाइड में वो इंक्रीज पावर आती है, जबकि यहाँ फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, n आगे आता था, x की पावर में एक पावर कम हो जाती थी, ये इसका फॉर्मूला था ना। यहाँ फॉर्मूला क्या है, एक पावर बढ़ती है और डिवाइड में वो बढ़ी हुई पावर आती है। क्लियर है, याद करने के लिए मैंने दोनों को कंपेरिजन में लिखा है साथ में। अब ये कांस्टेंट का क्या लॉजिक है, व्हाट इज दिस कांस्टेंट,
वाई प्लस सी क्यों लिखा मैंने, प्लस एक कांस्टेंट क्यों लगाया? तो सोचो मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है। अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन है कि चलो यहीं से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, ठीक है, ये जो आपके पास फंक्शन बना, अगर इस फंक्शन को मैं फिर से डिफरेंशिएट करूँ ना तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, x की पावर n। क्यों ऐसा? x की पावर n को इंटीग्रेट किया तो ये मिला, अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करूं तो x की पावर n वापस मिल जाना चाहिए, तभी तो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे। क्लियर है बात? ट्राई करते हैं, देखो इधर मैं ट्राई करता हूँ इसको, ये है x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, ऐसा आपके पास हिसाब है पूरा। अब व्हाट इज दिस n प्लस 1? n प्लस 1 क्या है? n था कोई नंबर प्लस 1 अगेन नंबर, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी हमेशा डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाती थी, तो 1 बाई n प्लस 1 आप इसको लिख सकते हैं, बाहर आ गया। अंदर बचा d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n प्लस 1। अब क्या करें, तो x की पावर में जो भी होता है वो बाहर आ जाता है और ऊपर पावर 1 कम हो जाती है, तो ये तो बाहर है ही। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई होती है, तो n प्लस 1 आ गया यहाँ पे, इसी फॉर्मूला को यूज़ कर रहे हैं, तो n की जगह पे n प्लस 1 है। x की पावर में n प्लस 1 माइनस 1 बचा क्या, n। देखो यहाँ पे आपके पास क्या था, प्लस कांस्टेंट भी था ना c, इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो अब देखो क्या यहाँ वैसा था कि जब अलग अलग डिफरेंशिएशन करते थे, कि जब प्लस और माइनस में क्वांटिटीज़ होती थी तो क्या हम अलग अलग डिफरेंशिएशन कर पाते थे? इस c का डिफरेंशिएशन अलग, इस पूरी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन अलग। जब c का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, रिमेंबर? तो ये आया प्लस 0। देखो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना, n प्लस 1 कैंसिल, बचा है x की पावर n, यही आना भी चाहिए था। x की पावर n का इंटीग्रेशन किया तो ये फॉर्मूला मिला, इसको अगेन डिफरेंशिएट किया तो x की पावर n मिला। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे पे इन्वर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, नलीफाई कर देते हैं एक दूसरे को, अगर दोनों साथ में कर दिए जाएं तो, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था कि c, हम c क्यों लिखते हैं साथ में, तो सोचो कि यहाँ पे अगर c नहीं होता तब भी x की पावर n ही मिलता ना, क्योंकि यहाँ जो भी कांस्टेंट है, अब चाहे वो 0 है, 1 2 3 इनफाइनाइट, जो भी कांस्टेंट है उन सब के लिए डिफरेंशिएशन क्या हमेशा 0 ही होने वाला है ना। तो हम कैसे ऐसा सर्टेन कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट है या नहीं? इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, एक साथ में c कांस्टेंट लगा देते हैं, जो भी कंडीशंस गिवन है उसके हिसाब से हम उस c को फाइंड करेंगे। कैसे वो हम आगे देखेंगे, पर अभी क्या आप ये ध्यान रखिए कि जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में कांस्टेंट c लगा देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलिए आगे देखते हैं कि और क्या क्या फॉर्मूलाज इसमें हो सकते हैं। अब अगर y को रख दिया मैंने sin x, तो इंटीग्रल sin x dx क्या हो जाएगा, ये होता है माइनस cos x प्लस c। याद है डिफरेंशिएशन में क्या होता था, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आपने लिखा हुआ है ना टेबल में, cos x होता था, और d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता था, याद करो, क्या माइनस साइन x होता था। तो यहीं पे देखो ध्यान से कि अगर मैं इधर डिफरेंशिएट करता हूँ तो cos x का आएगा माइनस साइन x, ये एक माइनस प्लस साथ में है तो क्या साइन x मिल गया मेरे पास, तो क्या इसका उल्टा ही बन गया। ऐसे ही अगर इंटीग्रल ऑफ cos x dx करना है तो कितना आएगा, प्लस साइन x, क्या ये इसका उल्टा बन रहा है, देखो साइन x का डिफरेंशिएशन करूँगा cos x मिलेगा, इस पूरे का डिफरेंशिएशन करूँगा cos x मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ऐसे इंटीग्रल e की पावर x अगर है तो इसका सेम रहता है e की पावर x, इसमें कोई चेंज नहीं होता, डिफरेंशिएशन में भी कोई चेंज नहीं होता था, क्लियर है। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब यहाँ भी वो फॉर्मूला या वो मेथड हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमने बोला था ना कि अगर आपके पास दो फंक्शंस बनते हैं, जैसे आपको बोला गया कि x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, आप डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन, दोनों में इनको अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। चाहे यहाँ प्लस माइनस कुछ भी होता तो आप उसके हिसाब से ये लगा लेते हैं। मल्टीप्लाई डिवीजन में नहीं होता यहाँ पे, और वहाँ पे भी आप इस तरीके से अलग अलग नहीं कर सकते थे। वहाँ भी हमने एक मल्टीप्लाई रूल पढ़ा था पूरा, u इंटू वी वाला, ऐसे डिवीजन रूल भी पढ़ा था u बाई वी वाला। यहाँ पे भी
कुछ रूल्स हैं, लेकिन वो फिलहाल हमारे सिलेबस में हम बात नहीं करेंगे उनके बारे में। हम बात करेंगे बस यहीं तक कि प्लस माइनस को कैसे किया जाए। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लिया आपने। चलिए जल्दी से कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपको बोला गया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन बताइए। तो क्या हमें फॉर्म दिख रही है, ये x की पावर n वाली फॉर्म दिख रही है ना। क्या करना चाहिए, x की पावर n+1 बाई n+1, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ अगर मुझे करना है तो n कितना है 2, तो अगर यहाँ इंटीग्रल y dx आपसे पूछा गया तो मैं लिखूंगा x की पावर 2+1 बाई 2+1 मतलब x³ बाई 3, दिस इज द इंटीग्रेशन। अगर ऐसे आपको पूछा गया x का, तो आप क्या करें जल्दी से बताओ। x मतलब क्या, x की पावर 1, तो n कितना हो गया यहाँ पे आपके पास 1, तो इंटीग्रल कितना हो जाएगा x की पावर 1+1 बाई 1+1, तो हो जाएगा x² बाई 2। प्लस कांस्टेंट साथ में चल रहा है, बिल्कुल प्लस c यहाँ पे चल रहा है सब जगह। ऐसे अगर आपसे पूछा गया कि y इक्वल टू एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन बताइए, तो कितना करेंगे आप, देखो जल्दी से। x की पावर हाफ मतलब n कितना हो गया यहाँ पे 1/2। क्या लिखूंगा मैं, इंटीग्रल y डॉट डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1। कितना आया ऊपर x की पावर 3/2, नीचे बना 3/2, उल्टा हो गया है 2/3 x की पावर 3/2। ये इसका इंटीग्रेशन हो। क्लियर है। और देखिए, तो आपको पूछा गया इंटीग्रेशन ऑफ, बताइए x² + x पावर 5 dx कितना होगा। तो क्या करना चाहिए, क्या हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, बिल्कुल। जब प्लस बीच में होता है तो अलग अलग किया जा सकता है। इसको लिखा जाएगा x² dx प्लस x पावर 5 dx, अलग अलग लिखेंगे। कितना हो जाएगा ये, यहाँ n कितना है 2, यहाँ n कितना है 5, x की पावर n+1 2+1 बाई 2+1, x की पावर 5+1 बाई 5+1, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन तो चल ही रहा है। फाइनल आंसर जो बनेगा x³ बाई 3 x6/6 प्लस एक कांस्टेंट, वो हमेशा साथ में चलता ही रहेगा, उसे हमें नहीं भूलना है। क्लियर बात। तो इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। ऐसे अगर कोई और फंक्शन होता, ऐसा मान दिया होता कि x² + sin x का बताइए, तो फिर से क्या हम इसको अलग अलग कर सकते थे। इंटीग्रल y dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x² को अलग इंटीग्रेट करेंगे और sin x को अलग इंटीग्रेट करेंगे। फाइनल आंसर क्या आएगा, इंटीग्रल y डॉट डी एक्स, x² मतलब x³/3, अब तो सीधा याद हो जाना चाहिए आपको इस तरीके से। तो x³/3 प्लस sin x का कितना लिखा था हमने, -cos x, तो यहाँ आएगा sin x -cos x का। ठीक है, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं इसमें, पक्की बात। अब आपको पूछा गया 1/x का बताइए, तो 1/x का कितना करें, y इक्वल टू 1/x पूछा गया, इसको लिख सकते हैं x की पावर -1। अब यहाँ ध्यान से देखना, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ इंटीग्रल y dx, तो क्या बनेगा, x की पावर -1 + 1 बाई -1 + 1, नीचे हो गया 0 विच इज इन्फिनिटी। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो गलत है, क्योंकि इंटीग्रेशन इन्फिनिटी नहीं होता। तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आता है, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx अगर है तो उसका इंटीग्रेशन होता है ln x। क्लियर है, ln x प्लस c। तो ये भी याद रखिएगा कि 1/x का इंटीग्रेशन ln x। याद करो, हमने लिखा भी था ln x का जब डिफ्रेंशिएशन करते थे तो कितना आता था 1/x, उल्टा ही है ना इसका जस्ट। तो बस यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखनी पड़ती है कि x की पावर n में -1 नहीं लिया जाता, क्योंकि वो 1/x का ln x होता है। बाकी कोई भी नंबर हो, 1/2, 1/3, -1/2, कोई भी नंबर हो x की पावर n से यूज़ किया जा सकता है, पर x की पावर -1 को ln x है, ये ध्यान रखना पड़ेगा अलग से। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब अपन बात करते हैं इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के बारे में। ठीक है, तो आपको एक एक्सप्रेशन ऐसा दिया गया, क्वेश्चन दिया गया कि y इक्वल टू x प्लस x² या 2x + 3x²
प्लस 4x³ ऐसा अगर दिया गया है एक फंक्शन, पूछा गया फाइंड इट्स इंटीग्रेशन या फाइंड इट्स एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेशन निकालना है। फाइंड इट्स एक्सप्रेशन फॉर एरिया अंडर कर्व, एक्सप्रेशन की बात करते हैं अपन, सिर्फ इक्वेशन की बात करेंगे। फॉर एरिया अंडर कर्व इफ y एट x इक्वल टू 0, या लिखो इफ एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2। ऐसा आपको दिया गया कि अगर x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2 है तो बताइए कि इसके लिए एरिया अंडर कर्व के इक्वेशन क्या बनेगी। क्लियर है? तो अब देखते हैं, या आप लिखिए कि अगर इसका इंटीग्रेशन एट x इक्वल टू 0 2 है तो बताइए इक्वेशन क्या बनेगी। तो अपने क्या करना है, अपने को इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो इस पूरे का इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 2x प्लस 3x² प्लस 4x³ dx, इस पूरे को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में पढ़ा था, सबको अलग अलग कर सकते हैं। तो 2x dx प्लस 3x² dx प्लस 4x³ dx। यहाँ भी वही रूल है, जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर लिखा जा सकता है। तो ये हो गया 2 टाइम्स इंटीग्रल x dx प्लस 3 टाइम्स इंटीग्रल x² dx प्लस 4 टाइम इंटीग्रल x³ dx। सेम रूल चलता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का। इसमें x का पावर 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, तो x²/2 प्लस यहाँ x की पावर 2, तो x की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 मतलब x³/3। यहाँ x³ तो 3 प्लस 1/3 प्लस 1 x की पावर 4/4, इस तरीके से, प्लस एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन का c। ये आपके पास आया इंटीग्रल y डॉट dx। ओके, अब देखते हैं सही लिखें तो x² आ गया प्लस x³ आ गया प्लस x⁴ आ गया प्लस c आ गया, इधर आया y डॉट dx। ऐसा आ गया आपके पास फाइनल इक्वेशन। अब अपने को c की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए कंडीशन गिवन है कि जब x इक्वल टू 0 आप रखते हैं तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आती है, 2। ये एक कंडीशन है जिससे आप c निकाल सकते हैं, और ये कंडीशन अपने सिचुएशन के हिसाब से वेरी कर सकती है, क्वेश्चन के हिसाब से वेरी कर सकती है। तो अब अगर अपन c की वैल्यू निकालना चाहें तो इस कंडीशन को यहाँ यूज़ करते हैं। तो ये कितना दे रखा है आपको, 2 के बराबर इंटीग्रल y डॉट dx इक्वल टू 2 इक्वल टू x की जगह कितना रखना है अपने को, अब 0। तो यहाँ भी आ जाएगा 0, यहाँ भी आ जाएगा 0, यहाँ भी आ जाएगा 0, क्योंकि सब में x की जगह 0 रखेंगे, सारी क्वांटिटीज बन जाएगी 0, बचेगा खाली प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो अब आप फाइनल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि इंटीग्रल y डॉट dx इज नथिंग बट x² प्लस x³ प्लस x4 प्लस 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज द इक्वेशन फॉर एरिया अंडर कर्व फॉर दिस गिवन एक्सप्रेशन। क्लियर है बात? यहाँ तक आई गैस, सारी बातें क्लियर है आपको? ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन पे। टाइप ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। एक होता है डेफिनेट, दूसरा होता है इनडेफिनेट। अभी डेफिनेट इंडेफिनेट क्या है, तो ये बात ध्यान रखिए, डेफिनेट मतलब ओपन एंडेड, इनडेफिनेट मतलब ओपन एंडेड, डेफिनेट मतलब क्लोज एंडेड। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो ध्यान से देखो। मैंने बोला था एरिया अंडर कर्व, तो अगर एक कर्व ऐसी इक्वेशन दे रखी है आपको कि y इक्वल टू लेट्स से x² प्लस x³ जैसी कुछ इक्वेशन है, तो अब जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कर्व आगे चलता जाएगा, है ना। कर्व रुकेगा तो नहीं, जैसे x की वैल्यू डालेंगे y बढ़ता जाएगा, आगे कर्व बढ़ता जाएगा। तो अगर मुझे इसका एरिया लिखना है तो मैं इसके लिए सिर्फ इक्वेशन लिख सकता हूँ ना एरिया की। मैं इसकी वैल्यू तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जितना आगे चलते जाओगे वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी एरिया की। भाई सिर्फ इतना होता तो मैं ये एरिया लिखता, पर ये तो आर पार है, पूरा तरफ है। तो इससे ऐसे इंटीग्रेशन को जो अभी हमने किया इसे बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें सिर्फ इक्वेशन हम निकाल पाते हैं। दूसरे आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या कहता है कि आप गिवन वैल्यूज़ हैं
उनके बीच में मुझे एरिया चाहिए। मतलब मैं x इक्वल टू 1 बोल दूँ, x इक्वल टू 2 बोल दूँ, मैंने बोला कि इस x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के बीच में ये जो एरिया है इसकी वैल्यू मुझे बताइए। तो ऐसे इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें फिक्स वैल्यू आपसे पूछी जाती है या कोई फिक्स एरिया आपसे पूछा जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन देखते हैं। आपके पास कर्व दे रखा है, यही ले लेते हैं, लेट्स से चलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये आपको दे रखा है कर्व। पूछा इसके लिए कि फाइंड इट्स एरिया अंडर कर्व बिटवीन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2, ये आपसे पूछा गया। एरिया अंडर कर्व बताइए। एरिया अंडर कर्व से हमें एक बात तो समझ में आती है कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन वही था एरिया अंडर कर्व। तो इंटीग्रल y dx, इंटीग्रेशन तो जैसे करते हैं वैसे ही करना है, उसमें कोई खास बात नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स क्यूब था, इसे क्यूब ले लेते हैं, dx। इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अलग करेंगे, एक्स क्यूब अलग करेंगे, कितना आता है? तो x की पावर 2 है, तो एक्स क्यूब बाई 3, अब आपको करना आ गया होगा आई गेस, है ना, प्लस 3 है, एक्स क्यूब है तो पावर 3 है, तो 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 मतलब एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस सी, यह है इसका इंटीग्रेशन। अब ऐसा आपको इसमें वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक चाहिए? x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 के बीच में आपको इसकी वैल्यूज़ चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, हम दोनों की वैल्यूज़ रखते हैं। सोचो कैसे है कि अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूँ कर्व पे, तो एक रेफरेंस लेते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन के लिए, कि अगर ये एक ऐसा कर्व है, मुझे ये एरिया चाहिए, ठीक है, ये है x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 2, मुझे बीच वाला एरिया चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया निकाल दिया। पहले यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया निकाल दिया, जैसे कर्व है तो यहाँ पूरा एरिया मैंने निकाल दिया, ये वाला, ओके। उसके बाद मैंने इसमें से ये एरिया माइनस कर दिया, जो ये वाला एरिया था ना, ये एरिया मैंने माइनस कर दिया। तो आपके पास बचा क्या फाइनली? जो एरिया बचा, क्या वो यही एरिया बचेगा? क्लियर है बात? तो इस तरीके से मैं इस एरिया को निकाल सकता हूँ। तो इसे जो करने का जो तरीका है, इसे क्या बोलते हैं? लिमिट्स। लिमिट्स मतलब मुझे x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के बीच का एरिया चाहिए, तो मेरी लिमिट क्या है? x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। रखने का तरीका, पहले मैं एरिया निकालता हूँ। आप ऐसा मान लीजिए कि इंटीग्रल y डॉट डी एक्स है, तो एक बार मैं इस पूरी क्वांटिटी जो अपने को मिली है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 4 बाई 4 प्लस सी, इसमें रखता हूँ x इक्वल टू 2, क्योंकि मुझे पहले ये पूरा एरिया निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। तो ये एरिया अंडर कर्व है, x इक्वल टू 2 रखूँगा तो मुझे पूरा एरिया मिल जाएगा, माइनस सेम एक्सप्रेशन कहाँ से कहाँ तक? x इक्वल टू 1 तक। अब ये वाला एरिया मैं निकाल दिया, 1 वाला यहाँ तक वाला, तो इसमें बीच में माइनस किया, मतलब पूरे एरिया में से अगर ये वाला एरिया माइनस करूँगा तो जो मुझे चाहिए होगा वो मिल जाएगा। सोचिए 0 से 2 तक एरिया है ये, 0 से 1 तक एरिया है ये। अगर मुझे बीच का एरिया चाहिए 1 से 2 तक, तो दोनों को माइनस कर दो, आंसर मिल जाएगा। वही मैंने यहाँ लिखा है। तो अब क्या करें? x इक्वल टू 2 इस पूरे एक्सप्रेशन में डालते हैं, तो 2 का क्यूब बाई 3 प्लस 2 पावर 4 बाई 4 प्लस सी, सी तो कांस्टेंट है, उसमें तो x की कोई वैल्यू है ही नहीं, ये आपने रख दिया 2, माइनस रखते हैं 1, तो 1 का क्यूब बाई 3 प्लस 1 पावर 4 बाई 4 प्लस सी। क्लियर है बात? अब देखिए ध्यान से, क्या सी और सी कैंसिल हो रहे हैं? तो जब भी डेफिनेट इंटीग्रल की बात करेंगे ना, जब आपके पास लिमिट्स होंगी, जब आपके पास वैल्यूज होंगी कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का ही चाहिए, तो उस टाइम इस कांस्टेंट का कोई रोल नहीं बचता, क्योंकि तब ये दोनों में सेम आता है। जब दोनों में सेम आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए कि जब डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, तो सी लगाने की जरूरत नहीं है, इनडेफिनेट में हम सी को यूज करते हैं। तो कितना इसके आंसर आ जाएगा? 8 बाई 3 प्लस 16 बाई 4 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4। सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 बाई 3 प्लस 15 बाई 4। जो भी इसका एलसीएम लेके आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम। क्लियर है बात? तो डेफिनेट इंटीग्रल बहुत यूज आने वाला है हमारे, ध्यान रखना है इस बात का। डेफिनेट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन और करते हैं। फिलहाल आप यहाँ तक बात समझ गए कि जब किसी डेफिनेट
पोर्शन का हमें एरिया निकालना है तो हम डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करेंगे, उसके लिए हमने दोनों वैल्यूज़ को यूज़ किया। अब इसका एक तरीका और देखते हैं इसको रिप्रेजेंट करने का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसी को लिखते हैं इस तरीके से, इंटीग्रल y डॉट डी एक्स x1 से x2 तक, ये इसको लिखने का रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है फॉर डेफिनेट इंटीग्रल। ये बोलता है एरिया अंडर कर्व फ्रॉम x1 टू x2, ये हो गया एक डेफिनेट एरिया x1 से लेके x2 तक। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जहाँ पे जो नीचे लिखा है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, जो ऊपर लिखा है उसको बोलते हैं अपर लिमिट, और ये तो इंटीग्रेशन है ही जो आप अभी तक करते आ रहे हैं। क्लियर है बात? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ी है ना, तो चलो साइन का देखते हैं कि लेट्स से आपसे पूछा गया फाइंड एरिया अंडर साइन कर्व फ्रॉम 0 टू पाई, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एरिया अंडर कर्व निकालना है, मतलब साइन एक्स को इंटीग्रल तो करना ही पड़ेगा, तभी एरिया अंडर कर्व आएगा। कहाँ से कहाँ तक? तो 0 से पाई, तो 0 आपकी हो गई लोअर लिमिट, पाई आपका हो गया अपर लिमिट। तो कैसे लिखेंगे? 0 से पाई, ये साइन है इंटीग्रेशन का, ये दोनों हो गई लिमिट 0 से पाई तक की। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना तो वही है जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। क्या था फॉर्मूला? साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन था। और अभी मैंने बोला था आपको कि अब सी लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब अपन लिमिट्स वाली बात कर रहे हैं, अब अपन डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, तो सी वैसे भी कैंसिल हो जाएगा दोनों केसेस में, जैसे हमने वहाँ बताया था। 0 से पाई तक आपको एरिया निकालना है। अब क्या करें? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर अपने को एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना था? क्या 1 से 2 तक, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 तक। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, क्या पहले जो इंटीग्रेशन आया उस पूरे एक्सप्रेशन में पहले 2 रखा, फिर माइनस करके उस पूरे एक्सप्रेशन में 1 रखा। यही तो हमें यहाँ करना है कि जब भी आपने जो इंटीग्रेशन करके फाइनल एक्सप्रेशन निकाला है उसमें पहले रखेंगे अपर लिमिट, मतलब पहले इस पूरे एक्सप्रेशन में मैं रखूँगा पाई, पाई अपर लिमिट है, माइनस करूँगा, अब रखूँगा लोअर लिमिट। क्लियर है बात? तो जो ब्रैकेट के अंदर है वो इंटीग्रल आया आपके पास साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, एज इट इज इंटीग्रेशन है। अब आपको जब लिमिट्स रखनी है, इसमें पुट करनी है, वैल्यूज रखनी है, तो हम क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट को रखते हैं एक्स की जगह, तो माइनस ही ऑलरेडी था, कॉस पाई, एक्स की जगह पाई हो गया, फिर बीच में एक माइनस साइन लगेगा, फिर लगे जाएगी लोअर लिमिट, तो अब एक्स की जगह रखा जाएगा 0। जैसे यहाँ था, पहले सब जगह x की जगह 2 रखा, फिर x की जगह 1 रखा, बीच में माइनस का साइन लगा के। तो ये होता है लिमिट रखने का तरीका, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ध्यान रखिएगा। अपर लिमिट जो ऊपर लिखी है, लोअर लिमिट जो नीचे लिखी है, इसका मतलब क्या होता है कि एरिया अंडर कर्व फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम x1 टू x2। जैसे साइन का एरिया आपको निकालना है 0 से पाई तक के लिए, तो 0 से पाई का एरिया इस तरीके से निकाला जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन किया, माइनस कॉस एक्स आया, 0 से पाई आपकी लिमिट है। लिमिट रखने का तरीका, पहले अपर माइनस लोअर, तो अपर रखा तो माइनस कॉस पाई, फिर माइनस साइन लगाया, 0 रखा तो एक्स की जगह माइनस कॉस 0। क्लियर है बात? उसको सॉल्व करते हैं। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये माइनस ऑलरेडी यहाँ था, ये माइनस भी ऑलरेडी यहाँ था, ये माइनस ऑलरेडी यहाँ था। कॉस पाई की वैल्यू इज -1, कॉस 0 की वैल्यू इज 1। ठीक है, सॉल्व करो, देखो कितना आता है। तो -1 यहाँ से आया, सॉरी +1 यहाँ से आया, और +1 यहाँ से भी आया, आंसर आया 2। तो दिस इज द एरिया अंडर द साइन कर्व फ्रॉम 0 टू पाई। अगर आपको साइन कर्व नहीं पता है तो साइन का कर्व बनता है कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ होता है 0, यहाँ होता है पाई, तो एक्चुअली ये जो एरिया है ना, ये एरिया की वैल्यू आती है 2। क्लियर है बात? दिस एरिया इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आई गेस आपको इंटीग्रेशन करना आ चुका है। एक क्वेश्चन और कीजिए जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। लिमिट्स रखना है ध्यान से उसी तरीके से। इस बार आपको देता हूँ एक्सप्रेशन y इक्वल टू
x पावर हाफ प्लस 3x स्क्वायर, ये आपके पास एक्सप्रेशन है। पूछा गया फाइंड एरिया अंडर कर्व फ्रॉम, इसको माइनस आप कर लीजिए पावर को, एरिया अंडर कर्व फ्रॉम x इक्वल टू 4 टू x इक्वल टू लेट्स से 9, ठीक है। और इससे भी आप थोड़ा छोटा कर लीजिए ताकि आंसर अपने सही आ जाएंगे। इसे लिखते हैं 2x, ऐसा ले लीजिए। एरिया आपको निकालना है x इक्वल टू 4 से x इक्वल टू 9 तक। जल्दी से पॉज कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए। ओके, कर लिया सॉल्व। देखिए अब जल्दी से एरिया निकालना है। एरिया अंडर का मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा y dx, ये बात तो समझ में आती है। इंटीग्रल किसका, तो x के पावर माइनस हाफ प्लस 2x dx का। एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है, दे रखा है डेफिनेट इंटीग्रेशन है, मतलब x इक्वल टू 4 से x इक्वल टू 9 तक हमें एरिया निकालना है। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, x इक्वल टू 4 से x इक्वल टू 9 तक। क्लियर है। तो जो भी यहाँ है ना उसी के लिए आप लिमिट लगाते हैं, वेरिएबल सेम होने चाहिए। ये x के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिमिट भी x की लगाएंगे। x कहाँ से कहाँ तक, x 4 से x 9 तक। ओके, अब फिर से नहीं बताऊंगा मैं। इंटीग्रेशन में पता है कि अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे। दोनों x की पावर वाले n वाले फॉर्मूला दिख रहे हैं। यहाँ n कितना है, माइनस हाफ। तो अगर मैं अलग से इंटीग्रेट करूँ इसको और अलग से इंटीग्रेट करूँ इसको, तो क्या लिखूंगा, x की पावर माइनस हाफ मतलब माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। तो x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1 प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x की पावर 1 था तो 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 हो जाएगा। और ओवरऑल लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट है 4 से 9 तक। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ 4 से 9 था, यहाँ भी 4 से 9 था। ओवरऑल भी आप लिमिट लगा सकते हैं, अलग अलग भी लगा सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस ही करना है, सेम आंसर आता है। यहाँ देखो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, x की पावर हाफ बाई हाफ तो 2 रूट x, ये बना आपके पास। इधर से क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, बचा खाली x स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बचा 4 से 9 तक। अब लिमिट कैसे पुट करेंगे, तो पहले x की जगह पूरे में 9 रखेंगे अपर लिमिट, माइनस करके x की जगह पूरे में क्या रखा जाएगा, 4। तो जिन लोगों ने नहीं हुआ था यहाँ तक एक बार देखो, जल्दी से पॉज करो, लिमिट रखो। पहले सब जगह x की जगह 9 रखो, माइनस करो, x की जगह 4 रखो, फाइनल आंसर देखो। पॉज करो, जल्दी से सॉल्व करो। चलिए कर लिया। देखो अब इधर तो पहले 9 रखते हैं, तो 2 रूट 9, x की जगह 9 रख दिया, प्लस 9 का स्क्वायर, ये हो गया, माइनस 4 रखते हैं, तो 2 रूट 4 प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब कितना रखा अपन ने, x की जगह 4, बीच में से लगा दिया माइनस का साइन। सॉल्व करते हैं तो रूट 9 इज 3, या 6 प्लस 9 स्क्वायर इज 81, माइनस 2 इंटू रूट 4 इज 2, तो 4 प्लस 16, या है 20, 81 में से 20, 61 और 6, तो 67 इज योर फाइनल आंसर। तो एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम x इक्वल टू 4 to x इक्वल टू 9 इज गिवन एज 67 यूनिट्स। क्लियर है बात। तो इंटीग्रेशन का मेन यूज हम यही करने वाले हैं कि एरिया अंडर कर्व निकालेंगे, देन इंटीग्रेशन को रिलेट करेंगे हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज से, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट से, फिलहाल मैकेनिक्स के लिए। बाकी आगे चल के बाकी क्वांटिटीज से भी रिलेट किया जाएगा। पर इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं हमें फिजिक्स को समझने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये मैथ्स आनी चाहिए काइंड ऑफ। डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। इंटीग्रेशन इनडेफिनेट, डेफिनेट, दो तरीके के हो गए। इनडेफिनेट जिसमें आपने प्लस सी रखा और फिर जो इनिशियल कंडीशन दे रखी थी उसके हिसाब से सी की वैल्यू निकाली। डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें आपको दोनों लिमिट्स दे रखी हैं और आपको एक कन्फाइंड या डेफिनेट एरिया आपसे पूछा गया, डेफिनेट क्वांटिटी आपसे पूछी गई, वो आपने इसमें फाइंड करी, ठीक है। तो आई गेस इंटीग्रेशन के लिए अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। देन हम जब आगे मैकेनिक्स शुरू करेंगे तो उसके साथ साथ हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को फिर से एक बार कवर करेंगे।
वहाँ के पर्पस के हिसाब से। तो कुछ कुछ बेसिक बातें वापस फिर से आएंगी वहाँ पे, तब देखते हैं इसको कि और क्या क्या इसमें अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो अभी के लिए आप कुछ और अपने मॉड्यूल से या जो भी आपके वर्कबुक है वहाँ से इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बेसिक उनको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला याद होने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस इसमें रहते हैं, अक्सर माइनस प्लस की मिस्टेक्स के चांसेस हो जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, करते रहिए। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। फिलहाल के लिए बाय बाय।